हेलो एवरीवन, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल के कोर्सेज़। 2023 और 24 में जो चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में जो कटौती हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात और है कि जब भी कोई लंबा चैप्टर होता है तो बच्चे उसे पढ़ने से बोर हो जाते हैं। मैं चाहती तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो कोर्सेज़ है वो कंप्लीट करके मैं अपलोड कर सकती थी, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आए, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो सके, मार्क्स आपके अच्छे आए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। इस वजह से मैंने चैप्टर को डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में, और इस वजह से ताकि जब आप हर एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो इससे आपका जो माइंड है ना, उसमें प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, बोझ भी नहीं लगेगा और आराम से आप ब्रेक लेने के बाद हर एक पार्ट को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको समझ में आ जाएगी, आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट कर सकते हैं, कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसलिए मैंने यहाँ पर इसे पार्ट वाइज डिवाइड करने के साथ साथ इसे जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है उसे भी हाईलाइट मैंने कर दिया है। आप अपने बुक में हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो इस तरह से कंप्लीट कीजिए कि 90 प्लस आपके मार्क्स आएँ, 90 से नीचे आपके मार्क्स ना आए। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी तरह से पढ़ाऊँ और आपके मार्क्स आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और इस कोर्स को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ। चैप्टर को कंप्लीट करवाने के बाद, उसे समझाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगी और साथ ही साथ MCQs भी करवाऊँगी, तो टेंशन मत लीजिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन एवं विकास। संसाधन किसे कहते हैं? वो सारी चीज़ें जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे अपने उपयोग में लाते हैं, फ़ायदा लेते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। यहाँ तक कि एक इंसान भी संसाधन है। अगर आप किसी से मदद लेते हैं तो वो इंसान आपके लिए संसाधन है और आप खुद अपने माँ बाप के लिए भी संसाधन है। दूसरा है विकास, यानी कि संसाधन का यूज़ करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में जो डेवलपमेंट लाते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट लाते हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यानी हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ज़मीन के अंदर कोयला है, अब कोयला को ज़मीन के अंदर से निकालने के लिए इतना पैसा है कि उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए वो टेक्नोलॉजी है, जिससे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे बाहर निकाला जाए और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी जो समाज होती है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, उसको मानती है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक कोयले का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर कोयला है, कोयला ज़मीन के गहराई में है, अब इसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए। क्या वो है? हाँ है। अगर वो है तभी हम इसे ज़मीन से बाहर निकाल सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए क्या उतना पैसा है? अगर है तभी हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर हमने इसे ज़मीन से कोयले को निकाला तो क्या ये जो मनुष्य है, जो समाज है, क्या उसको एक्सेप्ट करती है, उसका यूज़ करती है, उसका उपयोग करती है? अगर करती है तो वो संसाधन है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो क्या वो चीज़ कोई यूज़ में ला सकता है? नहीं ला सकता, इसलिए वो संसाधन नहीं है। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो
जिसको पाने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, उसके लिए पैसे भी अवेलेबल है और साथ ही साथ वो समाज के ज़रिए मान्य भी है। समाज उसे मान्यता देता है, उसे यूज़ करता है, उपयोग करता है, उसे ही संसाधन कहा जाता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। यानी कि जो भी हम यूज़ करते हैं संसाधन, वो क्या है, नेचर से हमें मिलती है, राइट। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और वो बाज़ार हो गया, कारखाना हो गया, ऐसे संस्थाओं में भेजी जाती हैं जहाँ से वो प्रोडक्ट बनकर निकलती है और समाज में मान्यता होती है उसकी। और ये जो सारी चीज़ें हैं उनके बीच में क्या है, एक संबंध है। कैसे संबंध है, आप इस चार्ट के ज़रिए देख सकते हैं। ये बीच में मानव है, यानी इंसान ही को तो ज़रूरत होती है ना किसी संसाधन की। वो अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए वो क्या करता है, वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करता है, उसका यूज़ करता है, राइट। तो वो कैसे यूज़ करेगा, जो नेचर में जो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसका वो यूज़ करेगा। किसकी मदद से, वो टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी की मदद से वो इसे अपने काम में लाएगा, उसे यूज़ करेगा और यूज़ करते हुए पहले वो संस्था उसकी बनाएगा, जैसे बाज़ार है, कारखाना है इसमें, और फिर यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में वो कहाँ जाएगा, समाज में जाएगा, राइट। और लोग उसको लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो ये जो मानव है, इंसान ने ही नेचर की चीज़ों को टेक्नोलॉजी की मदद से और संस्था की मदद से, अब टेक्नोलॉजी की मदद से जो नेचुरल चीज़ है उसको बाहर निकाली गई, राइट। और बाहर निकालने के बाद उसको संस्था के ज़रिए, जैसे बाज़ार कारखाना हो गया, उसके ज़रिए वो प्रोडक्ट बनाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो वही हो गया संसाधन। और इस तरह से जो मानव है, नेचर, टेक्नोलॉजी और संस्था, ये इसके ज़रिए आपस में इसका संबंध है। अगर नेचुरल चीज़ ही नहीं होगी तो क्या टेक्नोलॉजी इसे निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा तो नेचर में जो पाई जाती हैं चीज़ें, क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता, नहीं हो सकता। संस्था अगर ना हो, मान लीजिए कारखाना है, लोहा हमने ज़मीन से निकाला, अब लोहा जो है निकालने के बाद उसको सही तरीके से एक यूज़फुल बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो यूज़फुल बनाने के लिए जो कारखाने में भेजे जाते हैं, अगर कारखाना ही नहीं होगा तो उसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में संबंध बनाती हैं, संबंध रखती हैं। इस तरह से हम किसी संसाधन को यूज़ में लाते हैं। आगे लिखा है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। जो इंसान है वो टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर के साथ वो क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज़ करने के लिए, यानी अपनी लाइफ में जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसको तेज़ करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। आगे लिखा है, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, जैसे कि लोहा है, कोयला है, ये सारी चीज़ों को नेचुरल उपहार समझते हैं? क्या ये आप ये समझते हैं कि ये गिफ्ट है नेचर की तरफ से? तो यहाँ ये लिखा है ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आगे पढ़ते हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, यानी कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके क्रियाओं का परिणाम है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य जब तक किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेगा वो संसाधन नहीं होगा। मान लीजिए कि लोहा है, अगर जब तक वो यूज़ में नहीं आ रहा है वो संसाधन नहीं है, उसको यूज़ करने वाला मनुष्य है। इसलिए जो मनुष्य है वो जब संसाधन का यूज़ करता है तभी वो संसाधन कहलाता है। इसीलिए जो संसाधन है वो इंसान के कामों का ही रिज़ल्ट है, उसका ही परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि खुद इंसान भी संसाधनों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंसान भी एक संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। क्यों, कैसे वो एक संसाधन है? तो इसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि जो मनुष्य है वो नेचर में पाए जाने वाले, जो इन्वायरमेंट है उसमें पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं
उनको संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पत्थर है और वो पत्थर का रंग जो है वो थोड़ा सा कलरफुल है, अब वो वैसे ही है। इंसान क्या करता है, उस पत्थर को देखता है, उसे परखता है, फिर वो एक कीमती पत्थर के रूप में एक अच्छी शेप दे करके वो उसको कीमती बना देता है। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। तो इसलिए जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। अब जो पत्थर है उसको एक अच्छा शेप दे करके उसको कीमती रत्न बनाया जाता है। ये मनुष्य ही पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, यानी उसे बनाते हैं, चेंज करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। अब जो रत्न होते हैं उसे ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, कई तरह से यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आए। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अब किसी भी चीज़ का जो वर्गीकरण होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, क्यों होता है? ताकि कोई भी चीज़ जो होती है, अगर हम उसे डिवाइड करते हुए जब उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक लंबे चैप्टर को अगर हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगी। उसी तरह से जो संसाधन है उसका वर्गीकरण किया गया है। कितने तरह से किया गया है? पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर मीन्स कैसे उसका जन्म हुआ, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव और दूसरा है अजैव। जैव मीन्स जो जिंदा हो, अजैव मीन्स जो जिसमें जान नहीं होती। समाप्यता के आधार पर यानी जिसका खात्मा हो सके उसके आधार पर पहला है नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य, यानी जिसे नया बनाया जा सकता है और जिसे नया बनाया नहीं जा सकता। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी जो मालिकाना हक होता है उसके आधार पर। पहला है व्यक्तिगत यानी एक ही इंसान का, दूसरा है सामुदायिक यानी कि एक कम्युनिटी का, और तीसरा है राष्ट्रीय यानी देश का, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्र और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर यानी डेवलपमेंट के आधार पर। तो पहला है संभावी और दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। ये जो चार्ट दी गई है आप इसे समझ लीजिए और इसे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरण योग्य और दूसरा है अनवीकरण योग्य। अब नवीकरण योग्य को भी दो भागों में बांटा गया है, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल, और दूसरा है जैव। जैव को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। अनवीकरण योग्य को दो भागों में बांटा गया है, पुनः चक्रीय जैसे धातु और दूसरा है अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है संसाधनों का विकास, यानी संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। जो संसाधन है उसका विकास कैसे होता है, किस तरह से उसको यूज़ में लाया जाता है, और जब उसे यूज़ में लाया जाता है तो क्या इससे कोई समस्याएं भी पैदा होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, यानी जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, जो संसाधन है वो इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाती है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। जो ज़िंदगी की गुणवत्ता होती है, अच्छा है कि बुरा है, उसको भी बनाए रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। ऐसा यकीन किया जाता था, ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो संसाधन है वो नेचर की देन है, वो प्रकृति की देन है।
परिणाम स्वरूप यानी इससे क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, इसके परिणाम में क्या हुआ, मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। इंसान ने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, अंधाधुंध इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो नेचर से मिलता है, ये किसी ने थोड़ी बनाया, ये नेचर से मिल रहा है, इसलिए इसका अंधाधुंध यूज़ करो, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा तो उससे क्या समस्याएं होंगी, उससे तो कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। अब क्या समस्याएं पैदा हुई संसाधन का ज़्यादा यूज़ करने से? अब वो कौन सी समस्याएं हैं जिससे कि इंसानों के ज़रिए जो संसाधन है उसका अंधाधुंध उपयोग करने से पैदा हुई है, वो कौन सी समस्याएं हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे। अब आपके एग्ज़ाम्स में अगर आ जाए कि मानव ने जो भी संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया है उससे क्या समस्याएं पैदा हो गई हैं, तो यहाँ कुछ पॉइंट हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और याद करके लिख सकते हैं। पहला है कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अंधाधुंध इसका यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि उनके मन में लालच था। इसकी वजह से जो संसाधन है उनकी कमी हो गई। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया। यानी कि जो संसाधन है वो दो हिस्सों में बढ़ गया। पहला है कि संसाधन संपन्न, यानी ऐसे इस तरफ चला गया जिसके पास पहले से ही संसाधन है, और दूसरा क्या है, संसाधनहीन, यानी कि ऐसा जिसके पास संसाधन ही नहीं है। इसका मतलब है कि अमीर और गरीब में बढ़ गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, यानी जो संसाधन का जो अंधाधुंध जो यूज़ करने से जो वैश्विक पारिस्थितिकी है संकट पैदा हो गया है। आपने जैवमंडल के बारे में पढ़ा होगा, ज़मीन, पानी, हवा, इसके बीच में एक संबंध है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग करने से पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। किस तरह का संकट पैदा हो गया है? भूमंडलीय तापन, यानी कि जो अर्थ है ये गर्म हो रही है। ओजोन परत अवक्षय, यानी अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है इसमें कमी आ रही है। ये ओजोन लेयर जो होती है वो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको ये सोखती है। ये जो ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है उसमें कमी आ रही है। पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है और भूमि निम्नीकरण आदि, ये सारी समस्याएं हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अब एक तरफ अमीर है जिसके पास सारी संसाधन है और दूसरी तरफ गरीब है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, तो गरीब तो आवाज़ उठाएगा ही ना कि अमीर के पास सारी संसाधन है और गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत यानी इंसाफ के साथ संसाधन का बंटवारा इम्पॉर्टेंट हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर कुछ ही इंसानों, मनुष्यों और देशों के जरिए अगर संसाधन का जितने भी संसाधन होते हैं, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, यानी कि प्रेजेंट में जो भी संसाधन है उनका दोहन जारी रहता है। उसको कोई भी एक व्यक्ति है या फिर कोई देश है उसका लगातार यूज़ कर रहा है बिना ये सोचे कि अगला भी यूज़ करेगा, वो अपने ही फ़ायदे के लिए सिर्फ खुद का ही देख करके वो इसको यूज़ कर रहा है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। पृथ्वी रहेगी, जंगल रहेगा, तभी तो जीवन का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है, यानी कि सतत पोषणीय विकास क्या है कि हम किसी संसाधन को यूज़ करें लेकिन उसको लिमिट में यूज़ करें, उसको इतना बचा कर रखें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी वो उससे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका यूज़ करे। ऐसा नहीं है कि अभी पेट्रोल है और हम अंधाधुंध उसे यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल की, आने वाली पीढ़ी को पेट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करना है, किसी भी संसाधनों का उपयोग करना है लेकिन उसे लिमिट में करना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। उसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है।
सतत पोषणीय विकास की परिभाषा यहाँ लिखी गई है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का मतलब है कि विकास हो लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया, जो भी हम वर्तमान में विकास कर रहे हैं, वो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत की अवहेलना ना करे। यानी कि ऐसा ना हो कि हम सारे संसाधन का यूज़ कर लें और आने वाली पीढ़ी को कुछ ना मिले। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुई थी। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। यानी कि 100 से भी ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब ये क्यों सम्मेलन किया गया था कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की जाए और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई, यानी जंगल की क्या सिद्धांत हैं उन पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एजेंडा 21 को स्वीकृति कौन से सम्मेलन में प्रदान की गई, तो आप लिखिएगा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। अब एजेंडा 21 क्या है? ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूएनसीडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। जितने भी राष्ट्र के अध्यक्ष थे, जितने भी राष्ट्र के जो नेता, जो अध्यक्ष थे उस सम्मेलन में जो गए थे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में, उन्होंने इसे स्वीकृत किया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ये एक कार्यसूची है यानी एक काम की लिस्ट है जिसका उद्देश्य समान हितों यानी सबको इक्वली प्रॉफिट हो, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, जो भी पर्यावरण में क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब इसमें क्या था एजेंडा 21 में? इसमें कार्यसूची थी, काम की सूची थी, जिसमें क्या लिखा था कि सबका समान हित हो, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा यानी कि जो वर्ल्ड है उसके सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति जो हो रही है, पर्यावरण में जो क्षति हो रही है, जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए, गरीबी को हटाया जाए, रोगों से निपटा जाए। और साथ ही साथ एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी स्थानीय निकाय हैं, जो भी देश हैं, वो भी अपना एक स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।